तो सर लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग चाहिए था। अरे राहुल सर चलेगा क्या? हाँ 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 सर हाँ। अरे भाई हमारे दोस्त लोगों को दे दिया कीजिए, रिकॉर्डिंग ना हो तो यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए ना, सब लोग देख लिया करेंगे। किसको चाहिए ठीक है? रिकॉर्डिंग? ये कोई बोला अभी रिकॉर्डिंग चाहिए। सर मुझे चाहिए, ज्योति। आप मुझे मैसेज कर दो डेट के साथ, किस डेट का चाहिए है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके डेट सर। और हाउस भेज देना। अब हम लोग वो ये यूट्यूब पे नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? कर रहे हैं, हो रहा है सर। ठीक, चलो वहां भी मतलब हो जाएगा तो सब लोग देख लेंगे, एक ही बात। चलिए सर ठीक, हमें हाउस नहीं दिया। इंडिगो तुम्हारा है हाउस अच्छा है? आपका हाउस ये। अच्छा अचीवर्स अचीवर। बैच नाम है। इनका अचीवर बैच नाम है ना वे। अरे देखो अभी तक लोग आ ही रहे हैं। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बढ़ते हैं आगे। एक बार डिस्कशन को वहीं से शुरू करते हैं जहां पे छोड़ा था। एज आई रिमेम्बर वी हैव डिस्कस, हाँ थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे यश कह रहा है कि सर आप एक बार वो डिस्कस कर दीजिए आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स में मैंने कहा था कि जिसके पास भी दो ऐसे मतलब एटम्स हो, आयंस हो, स्पीसीज हो, जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। आई बिलीव यही था, और आप सबको इस बात का याद हो गया होगा कि हम यहीं तक पढ़ पहुंचे। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना हो लास्ट क्लास से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब हम सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ें। सब लोग अगर रेडी हो और सबको अगर समझ में आ रहा हो, तो ये अचीवर्स बैच का क्लास नंबर है 2। और क्लास 2 तो बैच है अचीवर, और उसका हम लोग कर रहे हैं क्लास नंबर। ठीक है चलो। तो अब आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार पुरानी बातों पे बेस किसी को कुछ पूछना हो, या किसी को लग रहा हो कि हमें ये वाली चीज एक बार और बताई जाए या कुछ भी, तो मुझसे एक बार पूछ लो, क्योंकि अब मैं तुरंत आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है? जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, और हम बार बार बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, और उससे रिलेटेड ही बातें होती। तो देखो जब तुम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर लो, उसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन हो जाती है, तो वहां से बहुत सारी और बातें भी शुरू हो जाती है। लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, और हम फिर उसको आगे भी बढ़ाएंगे। बट अब तक जितनी बातें हमने की है उससे एक चीज तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है वो ये मिला है कि वो एटम का सब पार्ट है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम का सब पार्ट है। और उसके बारे में हमको ये पता चल चुका है कि उसके बारे में और भी कई चीजें पता चली है हमें, जैसे कि देखिए नीचे जो मैंने शेयर किया है, हमें पता चल गया है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है। एक बार मैं वो शेयर करता हूँ, एक कौन है भाई, एक मिनट यार, समय पे नहीं आओगे तो क्लास डिस्टर्ब होता रहेगा। देखो हम लोगों को जो जो बातें पता चली है मैं उसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा, इसका मास जो होता है वो नेग्लिजिबल है। इसका चार्ज एग्जैक्टली पता है हमें, और मास AMU में पता है। तो एक बात क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अगर हम उस पर ध्यान दें, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करीब 1/3640 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखना है। ठीक, तो ये 3740 या 3640, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन का मास होता है ना, वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू, सॉरी, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफी ज्यादा होता
इसलिए जब मास की बात करते हैं तो अगर हम बोलेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU, अगर इसको हम 1 AMU बताएं तो इस 1 AMU के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का जो मास हो, तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन with respect to proton is negligible। इसको लेकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसको लेकर हमें कोई डाउट नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही। क्लैरिटी आ रही है सबको? तो ये चीज तो हम लोगों को बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना फिर बात करना मुश्किल। सबको अगर समझ में आ रही है बात तो मुझे एक बार बताना। डन। तो ये कुछ डिस्कशन था जो हमने किया था। जैसे ही आपको लगे कि आवाज नहीं आ रही है कुछ भी, तो मुझे एक बार जल्दी से बताना। तो देखो हम लोगों ने हाँ ले लिया उसको, मैंने अंदर ले लिया, अभी अभी अंदर किया उसको, ले लिया जिया थी वो, उसको हमने अंदर ले लिया। देखो यार तुम लोग प्लीज टाइम पे आओ, नहीं तो बार बार क्या होगा, हमारा जो क्लास है वो डिस्टर्ब होता रहेगा, हमको बार बार को जाना पड़ेगा, उनको अंदर लेना पड़ेगा, और क्लास उससे जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। सो वी हैव टू बी पंक्चुअल, वी हैव टू प्रेजेंट एट राइट टाइम ऑफ द क्लास, एंड क्लास का टाइम है 3। एनीवेज, सो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो जितना डिस्कशन हमने किया था उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। अब समस्या ये नहीं है, अब है कि लोगों को पता चल गया कि एटम के अंदर उसका एक सब पार्ट है जो जो सब पार्ट है, बट उसके बारे में अच्छी बात ये पता चली कि वो नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे ही नेगेटिवली चार्ज है तो लोगों के मन में आ गया कि पक्का उसके अंदर प्रोटॉन वाली बात भी रही होगी, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी रहा होगा। ये जो डिस्कशन है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो आइए हम वो वाली पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बाद जो नेक्स्ट बात हम सबको पढ़ी थी वो था प्रोटॉन के बारे में। तो आइए हम लोग अगला जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है, हेडिंग ले लीजिए सब लोग मेरे साथ, और लिख लीजिए सब लोग, एनोड रेज। यहाँ पे जो हम अगली चीज पढ़ेंगे वो है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, सब लोग इसको देख पाएंगे। देखो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के बारे में जल्दी जल्दी कुछ जरूरी बातें करते हैं, फिर हम इससे आगे। सबसे पहले जो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ उसको पहले सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तुमने लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ के समझाया था कि इलेक्ट्रॉन आता कैसे। क्या समझाया था मैंने? इलेक्ट्रॉन के बारे में एक बात समझाई थी पूरी क्लास में, इलेक्ट्रॉन आता कैसे। मैंने कहा था कि सबसे पहले तुम्हारे पास मॉलिक्यूल रहा हो, तुमने मॉलिक्यूल को हीट करके एटम बनाया हो, और एटम को भी और हीट किया हो, तो हीट का साइन है, और एटम को तुमने हीट किया होगा तो वो आयन बन गया होगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन का जो बंच है, जो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको तो हम कैथोड रेज, बोलना तुम लोग हाँ है ना? तो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते थे, लास्ट लेक्चर में सिखाया था, बोलो तुम लोग, कैथोड रेज। ये तो क्लियर है, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज। जरा सोचो, अगर तुमने हाइड्रोजन लिया तो इलेक्ट्रॉन तो चलो कैथोड रेज हो गया, लेकिन अंदर में एक्सप्रेस भी तो बच गया। अगर तुमने हीलियम लिया तो हीलियम प्लस, अगर तुमने लिथियम लिया तो लिथियम प्लस, और Li2+, ऐसा हो सकता है ना? क्वेश्चन ये उठता है कि अनायंस के, इलेक्ट्रॉन के बंच को तुमने कैथोड रेज कहा, तो ये जो कटायन भी तो उसी जगह पड़े हुए हैं, सेम प्लेस पे,
तो जो कटायन का बंच होगा उसको हम लोग क्या, दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो जब कटायन का बंच होगा उसका भी तो कुछ नाम देना होगा, हाँ या ना बोलो। जब सेम तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर अगर देखा हो, सबको याद हो, तो सबको ध्यान होगा ये बात कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात समझाई थी। क्या समझाई थी लास्ट लेक्चर में? एक बात समझाया ये था, सबको समझाया था कि सेम एक फ्लास्क है जिसके अंदर हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर हम लोग गैस भरते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं, और हाई वोल्टेज के एट द मीन टाइम, हाई वोल्टेज के साथ साथ मैंने क्लास को समझाया था कि हाई वोल्टेज देते ही है, उसके साथ साथ मैंने कहा था कि वहां पे लो प्रेशर है। तो जो गैस तुमने लिया था, चाहे वो H2 लो, चाहे तुम हीलियम लो, या कोई और गैस लो, कोई भी गैस, उस गैस को जब हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो बाकी का जो कटायन बचा रह जाएगा उसके, उसका जो बंच है उसका भी तो कुछ नाम दोगे। तो जो कटायन का बंच है उसका नाम होता है, उसका जो नाम हम लोग रखते हैं कटायन के बंच का, वो नाम रखते हैं एनोड। तो जिस तरह से कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह से कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनना जरा। इलेक्ट्रॉन का जो बंच है उसका नाम है कैथोड रेज। तो जो बाकी के बचे हुए कटायन जो बच गए, जो एटम का कटायनिक पार्ट बचे, उसके बंच का भी तो कुछ नाम दोगे। क्या नाम होगा उस बंच का, जरा बताओ जल्दी से, सब लोग बोलो। एनोड रे। एनोड। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कटायन के बंच को हम कहते हैं एनोड रेज। लेकिन इसमें एक नई बात क्या याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन सबका एक जैसा होता है। इसलिए हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि कैथोड रेज का जो चार्ज और मास का रेशियो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है, चाहे तुम कोई भी गैस लो। लेकिन एनोड रेज में ऐसी बात नहीं। अगर तुम हाइड्रोजन लोगे, कटायन का नाम होगा H प्लस H प्लस। तुम हीलियम लोगे तो कटायन का नाम हीलियम प्लस या हीलियम 2 प्लस। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे अगर आप चेंज करते हैं, अलग अलग गैस यूज करते हैं, आपको इस बार चार्ज और मास सेम नहीं मिलेगा। चार्ज और मास जो होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा। तो एनोड रेज है, इसका पता सबसे पहले कैसे चला? लोगों ने क्या किया, ये पता करने की कोशिश की कि जैसे कैथोड साइड से एक रेज चलती है एनोड की तरफ, उसका नाम कैथोड रेज रखा। क्या ऐसी कोई रेज एनोड साइड से भी चलती है? इसका पता करने के लिए लोगों ने क्या किया कि जो कैथोड था उस कैथोड में एक छोटा सा चेंज, उन्होंने कैथोड में क्या किया, छोटे छोटे होल्स कर दिए। देखो इस कैथोड के स्ट्रक्चर को ध्यान से, इसमें तुम देखोगे इसमें छोटे छोटे होल्स दिख रहा है सबको, होल्स दिख रहा है, होल्स देख भाई। यस सर। यस सर। अब ये जो होल्स दिख रहे हैं ना, होल्स, इस होल्स को ध्यान से, होल्स जानबूझ के ये होल्स किए गए, और इसके पीछे यहाँ पे एक स्क्रीन लगा है, ठीक है, यहाँ पे जानबूझ के स्क्रीन लगा है। अब थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा कि स्क्रीन के ऊपर फिर से स्पॉट्स बन रहे हैं, वैसे ही जैसे कैथोड रेज के जमाने में। अब सवाल ये है कि कैथोड जो है, कैथोड साइड से चलती थी कैथोड रेज, तो कोई भी रेज जब उसके अंदर मान लो एक ही रेज थी कैथोड रेज, तो कोई रेज कैथोड के पीछे कैसे आ गया? यहाँ पे आने का मतलब है कि कोई रेज है जो इधर से चला है, देखो इधर से चला है, क्योंकि अगर इधर से नहीं चला है तो ये कैथोड के पीछे जाके कैसे स्पोर्ट्स बना रहा है। इसलिए लोगों ने क्या किया, कैथोड में होल्स किए और कैथोड के पीछे स्क्रीन बनाया। बाद में पता चला कि जिस तरह से कैथोड रेज होती है वैसे ही एनोड से भी कुछ रेज चलती है, और वो कैथोड के होल्स से पार होते हुए उधर जाके टिका। उस रेज का नाम रखा गया एनोड रेज। ठीक है, क्या नाम रखा गया उसका? एनोड रेज। और एनोड रेज ऑफ कोर्स बिकॉज एनोड रेज एनोड से कैथोड की ओर चलती है। देखो ये एनोड है, एनोड से कैथोड की ओर चलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया एनोड रेज। और बिकॉज एनोड पॉजिटिवली चार्ज, उससे कोई रेज दूर जा रही है, इसका मतलब एनोड रेज के ऊपर जरूर कौन सा साइन रहा होगा? नेगेटिव सर। So anode rays is the bunch of positively charged particles, whereas cathode rays was the one bunch of electrons. एकदम सिंपल है तुम्हारे सामने। बाकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, जैसे देख सकते हो कैथोड रेज जैसा होता था वैसे ये, बस अंतर है कि वो नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज है। बाकी ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होगा, और लेकिन यही है कि ये कैथोड के अपोजिट चार्ज।
इसका जो नेचर ऑफ एनोड रेज होगा वो नेचर ऑफ गैस डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा अगर गैस बदलोगे तो कैटायन दूसरा बनेगा, कैटायन दूसरा बनेगा, एनोड रेज के जो मास होंगे, चार्ज होंगे, वो बदलेगा। यानी इस केस में EY/M रेशियो जो एनोड रेज का वो अब कांस्टेंट नहीं होगा। तो वो क्लियर? तो तुम लोग ये स्टेप पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो क्या? है कुछ बना पाओगे कि फोटो खींच के काम चलेगा? जैसा बोलो, टेल मी। कैसे कुछ स्ट्रक्चर बना पाएंगे हम लोग? इस तरह कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग को ये बस इसको देख के काम लेना चाहिए? कुछ लोग इसका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेके काम चला रहे हैं। बोलो जल्दी, जैसा बोलो। इसको ड्रॉ कर रहे हैं कुछ लोग, कम से कम इसके काम की चीजें ये सब लिख लीजिए फटाफट। ये लिख लीजिए नोट रेज, और इसके बारे में कम से कम ये 4 बातें फटाफट लिखिए। बोलो, ये 4 बातें जो भी लिखी है यहाँ पे फटाफट लिखो। समय कम है हमारे पास, जल्दी से लिखो। नोट हो गया हो तो जल्दी बताओ। Sir, I took a screenshot. Is that fine? या एग्जैक्टली। Okay. बट ये लिस्ट जरूर लेना, मतलब ये याद तुमको होना चाहिए। ये जो बातें हैं Yeah, sir. ये मस्त रिमेंबर, इसका कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, इसको याद करना। बाकी जनता क्या कर रही है? लिख रही है, फोटो खींच रही है भाई? बोलो। हो गया सर, लिख के। बहुत बढ़िया, जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो फटाफट, क्योंकि हमको दूसरी तरफ भी बढ़। ठीक है, अब देखो मैं बढ़ता हूँ आगे। तो ये बना, काम की बात मैंने आपको बताया, बट यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन अभी क्लियर हुई नहीं। लेट मी टेल यू, अभी सब कुछ क्लियर नहीं है। सब कुछ क्लियर होना अभी थोड़ा सा बाकी है। का रीजन मैं आपको भी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या दिक्कत, क्या है, क्या क्या बात है। ये जो मैंने बनाया अभी यहाँ पे, ये जो कैथोड एनोड रेज की बात, अब सवाल ये है कि एनोड रेज का मतलब होता है, एनोड रेज है तो एनोड रेज जो है वो मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। तो एक क्वेश्चन मन में सबके आना चाहिए, मेरे मन में भी है, तुम्हारे मन में भी आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आ रहा है मतलब कि सर एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो क्या जैसे कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता था, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एनोड रेज प्रोटॉन से मिलकर बना? बताओ, बोल सकते हैं? Yes. बोलो। क्या आंसर है? आंसर है नहीं। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना, दैट इज ट्रू, बट ये जो एनोड रेज है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा, दैट इज नॉट। प्रोटॉन का मतलब क्या है उस पर जरा ध्यान। जैसे सोचो, अगर तुमने हीलियम गैस यूज किया, तुमको जो अंदर कटायन मिलने वाला है वो हीलियम-2 मिलेगा। अब सब लोग मुझे बताओ, हीलियम-2 प्रोटॉन है क्या? बोलो। अगर तुम यहाँ नियॉन लोगे, तुमको नियॉन के ऊपर कुछ चार्ज वाला मिलेगा। अब बताओ, नियॉन N प्लस प्रोटॉन है क्या? है ना? टेल मी। हीलियम 2 प्लस और नियॉन 2 प्लस को हम प्रोटॉन बोलेंगे क्या? बोलो।
No, sir. नो Answer सर. is no, no, no. Of course, answer is no. So the thing is that कि इसमें याद ये रखना है कि प्रोटॉन, एनोड रेज प्रोटॉन से मिलकर नहीं बना होता है, जैसे कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है. तो कैनॉट से दैट एनोड रेज जो हमारा है वो प्रोटॉन से मिलकर बना है, ये तुम नहीं कर सकते. अगर तुमको प्रोटॉन बनाना है तुमको स्पेशल केस लेना. क्या स्पेशल केस है, चलो मेरे साथ लिखना शुरू करो ताकि सबको सब बात. स्पेशल केस क्या है, आइए. whenever hydrogen gas is used in anode ray experiment, जब तुम हाइड्रोजन गैस यूज करो देन discovery of proton is possible. कैसे? See, you have H2 gas. H2 गैस को तुमने हीट कराया तो तुमको H एटम मिला, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये H प्लस हो गया. अच्छा पहले तो H एटम मिला, पहले H एटम मिला और उस H एटम को भी जब तुमने हीट करा, हीटिंग करना नहीं छोड़ा तो वो H प्लस. अब मुझे सोच के बताओ, अच्छे से सोच, H प्लस के बारे में जरा सोचो, H प्लस है क्या? ये बताओ H के पास क्या, H के पास था एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, था ना? बोलो जब H प्लस के पास प्रोटॉन कितने थे? एक. इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बोलो? Sir, एक. H के पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन. अब जरा पूरी क्लास ध्यान देगी और बताएगी. अच्छा H प्लस के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो था वो तो इसने लॉस कर दिया और वही इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज बना रहा है. तो H प्लस के पास बचा क्या बोलो? H प्लस के पास क्या है? प्रोटॉन. प्रोटॉन ही तो बचा. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो H प्लस के अंदर और कुछ है ही नहीं सिवाय प्रोटॉन के. तो हम लोग कहेंगे कि H प्लस के अंदर क्या है? एक प्रोटॉन है. और H इज ओनली एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन भी नहीं होता. सच तो ये है कि H प्लस का मतलब प्रोटॉन है और ना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना न्यूट्रॉन है, यानी H प्लस ही प्रोटॉन अपने आप. So H plus is proton and proton is H plus. बोलो ध्यान से, सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. एक्चुअली H plus जो फिजिकली जो भी है वो प्रोटॉन ही है और प्रोटॉन जो भी है वो H plus. सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ बोलो. तो अगर मेरे को एनोड रेज मिलेगा और मैं अगर एनोड रेज पे काम करूंगा, ये जो रेज है यहाँ पे एनोड रेज जो ऐसे निकली है यहाँ से, ये जो ऐसे गई है, तो ये जो एनोड रेज, अगर ये एनोड रेज हाइड्रोजन गैस वाला एनोड, तो मैं बोल सकता हूं कि इस केस में जो मेरा एनोड रेज है वो 100% प्रोटॉन से मिलकर बना है. तो प्रोटॉन की डिस्कवरी एक ही केस में पॉसिबल है. कौन से केस में? अगर हम कौन सा गैस लें? हाइड्रोजन. तो गोल्डस्टीन ने ये काम किया था. तो लोग लिखते चलते हैं इसको, इस बात को समझते चलते हैं. तो टेक्निकली जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं तब जाके आप कह सकते हैं कि आपने जो एनोड रेज अंदर बनाया है वो डिस्कवरी प्रोटॉन की होगी. ठीक है? सबको क्लियर? तो इस केस में अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे यूं ऐसे बैटरी बनाया, इसे जोड़ा और ऐसे यूज किया मैंने, तो अगर इस तरह से मैंने डी किया और इसको अगर मैंने एनोड माना और इसको मैंने
कैथोड मान, तो इस केस में जो मूवमेंट होने वाला है वो एनोड से कैथोड की तरफ जो रेज जाने वाली है, ये रेज। और अगर मैंने इस केस में अंदर एडजस्टमेंट की, तो बैटरी वाला है, और इसको अगर मैंने ऐसे बनाया हुआ है, अंदर में सब चल रहा है, और इसके अंदर अगर मैंने हाइड्रोजन गैस भरा, अगर गैस मैंने H2 गैस, और फॉर्मूला वही, हाई वोल्टेज सब कुछ वही जैसे पहले, एक्सपेरिमेंट सेम है और लो प्रेशर ही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये जो एनोड रेज यहाँ पे जो चल रही है, ये वाली जो रेज, ये एनोड रेज प्रोटॉन से मिलकर, तो जरा केयरफुल रहना। इलेक्ट्रॉन में कोई भी गैस को फर्क नहीं, गैस कोई भी है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज और मास का रेशियो हमेशा से, प्रोटॉन में फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क। अगर तुमने हाइड्रोजन गैस नहीं लिया तो प्रोटॉन नहीं मिलेगा, प्रोटॉन एक ही कैसे मिलने वाला है अगर तुमने हाइड्रोजन गैस लिया। जल्दी से इसको समझो, फिर आगे बात। किसी को भी लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे। सर मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रिजॉइन करो। हाँ जल्दी आ जाओ। बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है भाई। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी की। हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, लेकिन चलो मैं कराता चलता हूँ। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, उसके बहुत साल बाद, ये 1911 1910 के फेनोमेनन, इसके काफी साल के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। मजेदार बात यह है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जब हुआ था तो उनको भी नहीं पता था कि न्यूट्रॉन भी होता। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सबको क्लियर है? अब मैं बढ़ता हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में बाकी की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ पहले ही, जो सबको क्लियर हो रहा हो। ये पॉजिटिव है। देखो ऊपर वाले केस में ये जो प्रोटॉन के बारे में ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है आप, चार्ज, यूनिट चार्ज, चार्ज, मास, ये सब मैंने पहले लिख दिया। जो चीज हम पढ़ चुके हैं प्रोटॉन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसमें कोई बड़ा टेंशन जैसा। सबको प्रोटॉन की डिस्कवरी समझ में आई? कैथोड रेज एनोड रेज का डिफरेंस समझ में आया? मेजर डिफरेंस क्या है? उस पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। दूसरा डिफरेंस क्या है? अंदर के मटेरियल अगर बदलेंगे तो कैथोड रेज नहीं बदलेगा, बट एनोड रेज में अच्छा खासा चेंज आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। इस तरह से हम लोगों ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली, और जिस तरह से कैथोड रेज की मदद से इलेक्ट्रॉन मिल गया था, वैसे ही एनोड रेज की मदद से हम लोगों ने प्रोटॉन्स निकाले। चलो थोड़ा सा मैं बताते चलता हूँ इसके बारे में। हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई, मैं चाहूँ तो फॉलो अगर मैं साल को करूँ तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत साल बाद हुई थी, 1932। अच्छा खासा गैप। तो कोई नहीं, अगर मैं साल के हिसाब से चलूँ, जैसे जैसे साल आ रहा है, जैसे जैसे उसकी बातें चल रही है, तो बात कुछ और। तो कोई नहीं, ये पहली बात थी। तो इलेक्ट्रॉन मिल गया लोगों को, प्रोटॉन मिल गया लोगों को। अब दोनों चीज मिलने के बाद जनता ये सोच रही कि अब हम लोग क्या करें। तो चलिए, जब जनता ऐसा सोचती है उसका मतलब होता है कि हमें एक नया थ्योरी देने की जरूरत। देखो, जब तक दुनिया में लोगों को ये क्लियर नहीं था, जब तक दुनिया में लोगों को ये क्लियर नहीं था, सुनना ध्यान से, कि एटम डिविजिबल होता है, तब तक तो आराम से बैठे हुए। उनको लगता था कि यार एटम डिविजिबल नहीं है, सबसे छोटा एटम होता है, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सबको पता चला कि एटम सबसे छोटा नहीं,
एटम के भी सब पार्ट्स होते हैं, तो उनका ना थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो। फिर वो लोगों से डिमांड करने लगे कि भाई एक्चुअली बताओ कि एटम कैसा हो। तुम तो कह रहे हो कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इस सवाल ये है कि ओवरऑल एटम होता कैसा है, और प्रोटॉन कहाँ मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हमको, ये क्वेश्चन आया। इसका आंसर आया थॉमसन की तरफ से। जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना ये मॉडल दिया था और लोगों को ये समझाया था कि इस तरह से लाया जा सकता है। देखो ये मॉडल क्या कहता है, ये क्या क्या बातें करता है, इस पर हम बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले कुछ और बातें करें। देखो जब थॉमसन का ये मॉडल आया तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं। सिर्फ दो चीज थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि जो हमारा प्रोटॉन है, नोड रेस का डेफिनेशन क्या कह रही है, अच्छा फोटो लेना है उसका, एनोड रेस की डेफिनेशन दिखाओ। कहाँ गया भाई, एनोड रेस, ये था भाई एनोड रेस। फोटो लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। उनको इंटरेस्टेड है इसकी फोटो लेने में तो ऑफकोर्स। तो देख लो यार सब लोग, ऐसा ना हो कि आधी जनता जो है बात में ले लिया। जिसको भी फोटो लेना था इसका फोटो ले लिया भाई। मुझे थोड़ा उसी वक्त मतलब जो क्लास चल रहा है टॉपिक पे ध्यान। तो चलो भाई थॉमसन की बात हम करना चाहते हैं। थॉमसन के बारे में जो बातें हैं वो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। लिख लो, थॉमसन जो था 1904 में ये मॉडल आया। थॉमसन मॉडल आया है 1904। जो इनकी लैंग्वेज है उसमें इनके बारे में दो लाइन लिख लेते हैं। देखो, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। लिखना शुरू करो। थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन which he called Thomson discovered electrons which he called उसने अपना एक नाम रखा हुआ था थॉमसन का, मैं बताया था अपने इसका। लिख लो, which he called, लिख रहा हूं, ज्यादातर साइंटिस्ट बाहर के थे और सब लोग इंग्लिश जानते थे ऐसा नहीं। सारे साइंटिस्ट अलग अलग होते थे और जो भी नहीं को उनको इंग्लिश आती है, तो ये उसको ये बोलते थे, अपना नाम उन्होंने ये थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का नाम भी उन्होंने अपने तरीके से रखा हुआ था, कॉर्पसूस, ये बोलते थे वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन ठीक है, तो 1897 में उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। देखो, थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इन 1897। 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। एंड लिखो, आगे लिखो, he proposed his, देखो, he proposed his plum pudding model of that, plum pudding model of that। everyone is बोलो। सर प्लम पुडिंग मॉडल 1897 में दिया कि नहीं, 1897 में उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, मॉडल दिया था 1904, 190, मतलब डिस्कवरी के करीब 7 इयर्स के बाद, क्योंकि प्रोटॉन की भी जरूरत थी ना। इस बीच भी इन बिटवीन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। फिर उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला के अपना ये मॉडल, ठीक।
सबको क्लियर? तो ये उनका मॉडल था। क्लियर वो मानते थे। इस मॉडल में उन्होंने क्या आगे को प्लम पुडिंग क्यों मिला उसको समझा। यहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन में गौर, ये जो प्लम पुडिंग इसलिए दिया उन्होंने उनको लगता था, उन्होंने क्या किया कि उनको लगता था कि मास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन। और सबको पता था कि ऑफिशियली इलेक्ट्रॉन में कोई मास होता है, तो एटम का जो भी मास है वो प्रोटॉन के कारण है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो होता है वो पूरे एटम में, वाटरमेलन जब तुम लोग देखे होगे अंदर से, अगर तुमने वाटरमेलन देखा हो तो अंदर का जो रेड वाला पूरा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, उसको उसने बताया कि वो पूरा का पूरा प्रोटॉन से मिलकर बना। तो एटम का पूरा पार्ट जो है वो प्रोटॉन से मिलकर बना है। ये पूरा, ये सब कुछ प्रोटॉन से, अंदर का पूरा पार्ट प्रोटॉन से। और लोगों ने पूछा बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। उसने कहा देखो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो सीड्स की तरह, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होता है वैसे छुपा होता है। तो सबने पूछा ऐसा क्यों होता है। उसने कहा कि देखो एटम का अल्टीमेट एम क्या होता है, इसको न्यूट्रल बनना। तो एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खुद को इस तरह से एडजस्ट करता है कि अलग अलग सीड्स की तरह खुद को जमा करता है, ताकि ओवरऑल एटम क्या रहे, न्यूट्रल। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरा का पूरा जो एटम है वो प्रोटॉन से मिलकर बना है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से मिलकर बना है, और सीड्स की तरह उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो दैट ओवरऑल न्यूट्रलिटी बची है। क्या बात पब्लिक को समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो लिख लो स्टेटमेंट। देखो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल atom is made up of, according to this model atom is made up of, atom is made up of positively charged protons. Atom is made up of the positively charged protons and negatively charged electrons, and negatively charged electrons are distributed in atoms. Negatively charged electrons are distributed in atoms like seeds are distributed in a watermelon. Like seeds are distributed in के बाद negatively charged part, negatively charged electrons are distributed in an atom like seeds are distributed in watermelon. ठीक, छोटी सी बात है यार, इसको बढ़ना है। मुझे लग रहा है कि ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी लग रहा हो ज्यादा दिक्कत है तो इस तरह से हम लोगों ने थॉमसन मॉडल में ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन जो है सीड्स की तरह होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और ये वाटरमेलन जैसा होता है। इसमें जो बातें हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखनी वो ये कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ। तुम भी देख रहे होगे कि अजीब सा बात ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इस तरह से हैं, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बहुत साल तक ये चलता रहा और बहुत साल तक लोग इस पर बिलीव करते थे। उनको लगता था कि ये बात सही है, ये मॉडल इतना बुरा नहीं है, कुछ तो अच्छी बात है इसमें। तो बहुत दिनों तक लोग इस मॉडल को मानते हैं। समय लगा इसको ठीक करने। ये मैं समझना कि इमीडिएट जो मॉडल आया और बहुत साल तक चलता रहा। अगर मुझसे तुम पूछोगे कितने साल, तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता सकता हूँ, क्योंकि 1904 में ये मॉडल आया था और 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल, तो 7 साल तो चला ही। 7 इयर्स तक लोग इस मॉडल को मानते रहे क्योंकि उनके पास रदरफोर्ड वाला मॉडल था। तो देखो 7 इयर्स तक ये मॉडल चलता रहा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1904 से 1911 तक ये मॉडल चला।
7 इयर्स तक लोग इस मॉडल को मानते रहे कि एक्चुअली ऐसे ही होता है, पूरा का पूरा प्रोटॉन एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड। बोलो सबको क्लियर हुआ ये बात? बोलो। Yes, sir. अब लिखो, द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल इज the only characteristics of this model is the only characteristic of this model is explanation of neutrality of explanation of neutrality of an atom। ये एक्सप्लेन करता था कि एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। इसको अगर मैं छोड़ दूं, इसको छोड़ के इन्होंने ऐसा कोई बड़ा एक्सप्लेन नहीं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ यही एक्सप्लेन किया और ये बात सही निकली। आगे चल के इनकी हर बात गलत थी, और फिर भी 7 साल चलता रहा, तो मैं पढ़ना तो। सब लोग रेडी हो समझ, ये बात क्लियर हो गई? तो पहला मॉडल यही था। हाँ, मैंने ये कहा कि द ओनली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मॉडल इज explanation of neutrality of an यानी एटम जो न्यूट्रल होता है उसको ये थ्योरी, ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी एक्सप्लेन। ठीक है भाई? समझ आ रही बात? Yes. yes चलो चलो, मैं तुम्हें आगे की इंटरेस्टिंग बातें जरा। देखो, एटॉमिक में कहानी भरे हैं, स्टोरी बहुत सारे भरे हैं। और देखो, हम लोग जब पढ़ते हैं, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए ऐसी स्टोरी, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने हमारा आज का साइंस पढ़ाया। अगर इन लोगों ने ये टूटा फूटा सा थ्योरी नहीं दिया होता तो धीरे धीरे डेवलप नहीं कर पाते। भले ही अजीब लगा हो, लेकिन हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो जो जिसने पहली बार प्लेन उड़ाया होगा बना के, कैसा प्लेन का मॉडल देखा तुम लोगों ने? प्लेन का पहला जो प्लेन का मॉडल था, साइकिल पे लाया गया था, देखा तुम लोगों ने? इंडिया में भी जो पहली डिस्कवरी हुई थी बैलगाड़ी पे लाई गई, प्लेन लगाने की कोशिश। तो राइटर्स ब्रदर्स ने जो बनाया था वो साइकिल पे लाया। तो पहला स्टेप भले ही गड़बड़ हो, बच्चा जब चलता है तो उसका पहला स्टेप कैसा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहला स्टेप इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में चलाया गया स्टेप है जो आगे चल के आपको एडुकेट करती है, आगे चल के आपको सच बताती है। तो स्टेप कितना भी टेढ़ा मेरा अजीब सा हो, बट स्टेप इम्पोर्टेंट। इसलिए थॉमसन को हम हमेशा याद करते हैं, भले ही उन्होंने जो किया हो, तो पहला मॉडल उन्होंने बताया, कम से कम एक चीज तो बताई, न्यूट्रलिटी ऑफ एनीवे। अब देखो क्या हुआ। उसी साल, जब 7-8 की बात है, 2-3 साल तो सब ठीक चला। एक दिन रदरफोर्ड कौन थे? लेट मी टेल यू द इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये जो हमारे रदरफोर्ड हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, रदरफोर्ड भाई साहब एक्चुअली पता है कौन थे? एकदम लॉयल स्टूडेंट ऑफ थॉमसन थे। रदरफोर्ड वाज द लॉयल student of obedient student of Thomson. He himself believed that whatever theory is given by Thomson, that is absolutely true, that is absolutely correct। जल्दी बताओ कौन मानता था ये? रदरफोर्ड। टीचर की बात तो स्टूडेंट मानेगा ना। देखो, अगर टीचर से सीखना है तो उसकी बात पे भरोसा तो करना पड़ेगा। तो रदरफोर्ड को पूरा ही ये यकीन था कि जो कुछ भी ये उनके सर थॉमसन बता रहे हैं वो सब सही। पूरी तरह से उनको बिलीव था इस बात में, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता तो शायद उनको कभी कोई कंफ्यूजन, पर एक्सपेरिमेंट होता है ये वाला, और फिर सब बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, पूरी बात बताता हूँ। हुआ ये कि एक दिन रदरफोर्ड का मन हुआ कि अल्फा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है उस पर काम, और ये उन्होंने एक सोर्स ले लिया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल समझते हो ना? He2+ को अल्फा पार्टिकल। और इनके अंदर पावर होती है कि ये किसी भी चीज को आर पार कर सकते हैं, पेनिट्रेशन पावर। इसका एक्चुअली वो एक पेनिट्रेशन पावर चेक करना था।
उन्होंने क्या किया, एक सोर्स ऑफ पार्टिकल लिया और वहां से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट शुरू हो। उस दिन बेचारे ज्यादा ही तोड़ फोड़ के मूड में थे, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही पेनिट्रेशन पावर देखने के लिए एक बेहद पतला सा, एकदम पतला सा थीन गोल्ड फॉइल सामने डाला। पर्पस क्या था? पर्पस था बस चेक करना इसकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है, कैसे फोड़ेगा ये। और उनको लगा था कि ये जो गोल्ड फॉइल है तो बहुत पतला सा है, इसमें तो आराम से ये आर पार कर जाएगा, और जब ये आर पार करेगा तो कैसे कैसे स्पोर्ट्स बनाएगा वो चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, चारों तरफ स्क्रीन लगा दी। ये स्क्रीन लगा हुआ है, फ्लोरोसेंट फॉस्फोरोसेंट का ये स्क्रीन, ठीक है। तो ये फ्लोरोसेंट फॉस्फोरोसेंट का एक स्क्रीन बनाया गया ऐसे करके। ये पूरा स्क्रीन, स्क्रीन का काम क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में सिखाया। जब उससे कोई रेस टकराती है आगे, तो वहां पता चलता है कुछ आगे टकरा है। तो उन्होंने इसके चारों तरफ एक स्क्रीन बना। अब सुनना क्या हुआ, ये सब सेटअप करके तो चले गए अपना, चलो ठीक है जो है बढ़िया है, कुछ तो हुआ है, घूमने चले गए। लेकिन सिर्फ इतना ही होता तो बात छोड़, जब वो लौट के आए तो एकदम से चौंक, उनको भरोसा नहीं हुआ अपनी आंखों पे, जो कुछ वो देख रहे वो सही था। उनको लगा ये नहीं हो सकता यार, जो मैं देख रहा हूँ कुछ तो गलत है। लेकिन हुआ ये कि जो ये देख रहे थे वो बिल्कुल, क्या देख रहे थे मैं उस पर आता हूँ। तो एक मिनट। तो इन्होंने क्या किया, मैं इस पॉइंट को जरा उनसे डिस्कस। तो इनसे पहले तो इनके मन में ये आया कि क्या करें, लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट देखा तो इनको समझ में आ गया कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात है जिसको अब तक किसी ने नोटिस। क्या था, क्या देखा, मैं जरा ऊपर। अब देखो मैं, अब एक दूसरा मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जो ऑब्जर्वेशन था उसका, जिनके थ्रू उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। मैं उसका देखो एक बार। वन सेकंड। कहाँ गया है यही तो, हाँ। अब देखो, अब मैं तुम्हें दूसरा तस्वीर दिखाता हूँ जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। दिस इज द न्यू, देखो सब लोग देखो। जब वो लौट के आया तो उन्होंने क्या देखा वो तुमको देखना चाहिए। देखो क्या देखा, जब वो लौट के आया तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर रेत जो है उस गोल्ड फॉइल को आर पार करके निकल गई। ज्यादातर रेत इसको आर पार करके निकल गई है, बट कुछ रेत डिफ्लेक्ट हुई। देखो कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे समझ में आया। कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुए, कैसे डिफ्लेक्ट हुए यहाँ पे, कुछ रेज ऐसे टकरा के ऐसे निकल गए, कुछ रेज ऐसे टकरा के ऐसे निकल गए, इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन इतना उन्होंने देखा कि ज्यादातर रेज जो है गोल्ड फॉइल को पार करके निकल। लेकिन इन सब के बीच में कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुए थे, और एक रेज ऐसा था जो बिल्कुल जिस लाइन से जाके टकराया, एक रेज ऐसा था तो जिस लाइन से जाके टकराया एग्जैक्टली उसी लाइन से वापस। उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। उनको लगता था कि कुछ भी हो सकता है, बट ये तो नहीं हो सकता यार, ये कैसे पॉसिबल। तो ये बात उनको बिल्कुल समझ में नहीं आई कि पतला सा थीन गोल्ड फॉइल जिससे हमारा अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लौटा दे रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो लौटा दे। उनका मतलब भरोसा एकदम नहीं हुआ कि ये संभव नहीं है यार, कि मैं क्या देख रहा हूँ, लौटा कैसे। अब मैं इस बात पे तुमसे अभी डिस्कस करूंगा कि क्यों वो ऐसा बोल रहे थे। इससे पहले कि मैं ये बात तुमको बताऊं कि क्यों वो ऐसा बोल रहे थे, मुझे तुमको एक और बात बतानी है। उस बात को सुनो, क्या बतानी है ना।
जरा समझना कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, फिर बात। तो मैं तुमको यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से, लोग अपने हिसाब से स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो बात मैं तुमको समझाना चाहता हूँ उसको गौर से। तुम सोच रहे होगे कि दिक्कत क्या है, दिक्कत अब मैं तुम्हें देखो। अगर थॉमसन की बात सही है कि पूरा का पूरा प्रोटॉन पूरे एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, सोचो, तो अगर एटम में हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसका मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर एटम में जितना प्रोटॉन का मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे कुछ बचेगा ना, के बराबर मास हो, हाँ या ना बोलो। प्रोटॉन में 1 AMU का मास होता है, उस 1 AMU के मास को अगर मैं हाइड्रोजन एटम में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो एक एटम के पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में वॉल्यूम में इतना ही मास होगा यार, बताओ क्या नेग्लिजिबल मास होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, होगा। और अगर वो नेग्लिजिबल मास है तो अल्फा पार्टिकल जो इतना हैवी है, इतना डेंजर उसकी स्पीड है, अगर वो जाके टकराएगी उससे तो उसका तो आर पार होना फिक्स है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहीं से टकराए और वो वापस लौट जाए या उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो, हाउ कैन इट पॉसिबल, गेटिंग माय पॉइंट। देखो हर चीज को देखने का ना अलग अलग तरीका होता है, हर इंसान का अपना। इनके देखने का यही तरीका है, एक पढ़ा लिखा आदमी किसी चीज को देखता है, साइंटिस्ट देखता है, हम लोग शायद देखे होते हैं उसको हम इग्नोर ही कर देते, हम कहते यार ये क्या था, तो छोटी सी बात। लेकिन लेट मी टेल यू, वो इग्नोर नहीं करता, उनको समझ में आ गया कि कुछ बड़ी बात जो हम लोग इग्नोर करते। और तुम्हें पता है इस एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद उन्होंने, मतलब इस ये सब देखने के तुरंत बाद उन्होंने एक लेटर अपने गुरु को लिखा। किसको लिखा जल्दी बताओ, अपने टीचर को उन्होंने एक लेटर, किसको, थॉमसन। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि सर आई हैव फायर्ड अ बुलेट ऑन अ प्लेन पेपर, आई हैव फायर्ड अ बुलेट ऑन अ प्लेन पेपर एंड बुलेट केम बैक एंड हिट, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सुना मैंने क्या बोला, जरा इस बात को समझो, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि उन्होंने अपने जो उनके जो भी टीचर थे जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, थॉमसन, उन्होंने थॉमसन को एक लेटर लिखा। तो जमाने में फोन तो कर नहीं सकते, तो फोन होता नहीं था, तो उन्होंने उनको एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये मेंशन किया, सर आई हैव फायर्ड अ बुलेट ऑन अ प्लेन पेपर एंड बुलेट केम बैक एंड हिट। इसका मतलब ये था कि सर मैंने कागज पे गोली चलाई और गोली आके मुझे लगी। अब ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई किसको, थॉमसन। वो बोले क्या बोल रहे हो भाई, बोले सर कुछ दिनों में मेरा आने वाला एक रिसर्च पेपर वो पढ़ लेना तो मेरी बात अब समझ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। उस जमाने में इंटरनेट तो होता नहीं था कि हर आदमी इंटरनेट पे जाके अपनी बात बताए, या न्यूज़पेपर होते थे बट इतना नहीं था। एक उस वक्त एक मैगजीन हुआ करता था, फिलोसफिकल मैगजीन था, फिलोसफी की बातें, लोग बड़ी बड़ी बातें उसमें लिखवाया। उसी मैगजीन में रदरफोर्ड ने अपना पहला मॉडल लोगों को बताया और उनका जो मॉडल था वो इसी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने सबसे पहले थॉमसन के मॉडल को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि थॉमसन की ये बात बिल्कुल गलत है कि सारा का सारा जो एटॉमिक मास है, सॉरी, सारा का सारा जो मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम में, वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसी कोई लाइन नहीं होती, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहां से इलेक्ट्रॉन लौट जाता, ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन लौटा है तो जरूर कोई ऐसी पॉइंट है जिसके बारे में थॉमसन को नहीं।
तो उन्होंने अपनी स्टोरी, अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द जो मेरे पार्टिकल थे वो पास हो गए थे। ये एक्सपेरिमेंट की मेन बात थी। इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी, बिकॉज मेरे ज्यादातर जो पार्ट थे वो आर पार हो गए थे। इसका मतलब ये है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, बोलो, एम्प्टी होता है। अबे तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आया ना, बोलो। यस सर, यस सर। तो उन्होंने पहला जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, लगभग सारी लाइन आसपास आर पार चली गई है, पेनिट्रेट हो गई है, यानी मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है आर पार हो गए, यानी कि एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी होता है, खाली है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ रेज ऐसे थे जो वापस लौटे, बिकॉज कुछ रेज वापस लौटे, अ फ्यू केम बैक। केम बैक होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वहां पे कोई जरूर कोई कॉन्सेंट्रेटेड मास रहा होगा, क्योंकि जहां से वो लौटे हैं अगर उसको सेंटर माना तो जरूर उस पॉइंट पे कोई कॉन्सेंट्रेटेड मास का प्रेजेंस है जिसने हमारे अल्फा पार्टिकल को वापस लौटाया। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? Yes. बोलो। फिर कोई टकराया या कहीं से कुछ होगा ना, सॉलिड चीज। दूसरा, डिफ्लेक्शन जो हुआ है उसका एक और कारण लोगों को समझ में आ रहा था। बहुत सारे पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अलग अलग एंगल से। डिफ्लेक्ट करना मतलब होता है भागना, उस जगह से इधर उधर भागना। और भागा तब जाता है जब उसके अंदर कोई सेम चार्ज, रिपल्सन हो। तो सबको पता था कि हीलियम के ऊपर होता है पॉजिटिव। इसका मतलब लोग समझ गए कि जहां ये टकरा रहा है, जिस चीज से टकरा रहा है वो कुछ और नहीं, जरूर प्रोटॉन है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, हम सेम चार्ज में होता है रिपल्सन। इसलिए जरूर वो जिस पॉइंट से टकरा के वापस लौटे वो कुछ और नहीं बल्कि प्रोटॉन ही जमा है, क्योंकि ये रिपल्सन है दो पॉजिटिवली चार्ज, एक तो हीलियम प्लस और दूसरा प्रोटॉन जो खुद H प्लस। इन दोनों में रिपल्सन हो रहा है, इसलिए ये भाग रहा है या लोग डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या मेरी बात पब्लिक को समझ में आई, मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. मेन Yes, बात sir. समझ में आनी चाहिए सबको कि रदरफोर्ड ने ये तीन अपने ऑब्जर्वेशन बताए। दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, नीचे वाला सेकंड है, ये फर्स्ट, सेकंड और तीसरा ये। इन तीनों ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो गया कि कोई ना कोई ऐसा पार्ट है एटम के अंदर इसमें पूरा का पूरा प्रोटॉन जमा है। तो मुझसे कह सकते हो कि सर न्यूट्रॉन, मैं तुम्हें फिर बता दूं, जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं। जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी तो न्यूट्रॉन के बारे में बात करने का कोई, क्लियर सबको? फिर ड्रॉ करने की जरा कोशिश करो। अब एक दो बातें और मैं बताता हूँ जिसकी जरूरत, देखो जरा इस स्ट्रक्चर को बड़ा कर लो, ये वाले को। अच्छा चलो मैं 1 मिनट के बाद, अच्छा चलो ये सब लोग नोट कर लो एक बार, जितनी काम की बात है फटाफट लोग नोट कर। इसके बारे में बात चलिए, इसको पहले नोट करो। Excuse me, sir. हाँ, Sir, anode ray में न्यूट्रॉन्स दोनों एनोड रेज में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो फिर हाँ, सर अभी के मॉडल के हिसाब से बिल्कुल होगा, करेक्ट, ठीक है। पूरा पूरा का पूरा आयन होगा, जैसे हाइड्रोजन से जो बचा है प्लस, फिर हीलियम से बचा हीलियम, नियॉन से बचा प्लस, जो भी लिए। हाँ, तो बोलो आगे। तो फिर सर न्यूट्रॉन्स कैथोड या आवाज, हाँ, न्यूट्रॉन का, सर न्यूट्रॉन्स कहाँ कैथोड या नहीं एनोड? न्यूट्रॉन इसके अंदर होंगे, पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता ना, तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूट्रॉन उनके अंदर भी है लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करेगा। तो सिर्फ और उस वक्त तक, प्रोटॉन्स रहेंगे हाँ, सर। जोर से बोलो। तो सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं तो तभी तो मैंने हाइड्रोजन वाला जब अंदर लेते थे तभी हमने उसको एनोड रेज, जो एनोड रेज बनता है
तब मैंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की ना। अगर हाइड्रोजन के अतिरिक्त को छोड़ के कोई और अगर तुम अंदर गैस लोगे तो वहां प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हमने मानी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, नाइन कोई भी हो, उसमें न्यूट्रॉन भी है तो दिक्कत क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस के मिक्सचर को एनोड रेस, आई नेवर सेड कि प्रोटॉन के मिक्सचर को एनोड रेस। प्रोटॉन का मिक्सचर भी एनोड रेस हो सकता है, बट ओनली केस जब हाइड्रोजन लिया। पर इन जनरल वो जो आयंस बचते हैं वो आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उस आयन में इटसेल्फ कुछ भी हो, क्या फर्क, ठीक। ओके सर। चार्ज जरूर उसका पॉजिटिव होगा, ये फिक्स, क्योंकि न्यूट्रॉन में अपना कोई चार्ज नहीं होता, तो कम से कम चार्ज में कुछ नहीं होगा। हाँ, मास उनके अलग अलग होंगे। मैंने पहले ही कहा, जब तुम अलग अलग मटेरियल यूज करोगे, अलग अलग गैस यूज करोगे, तुमको मास भी अलग अलग, यस ठीक सर। है। यस सर। बढ़ते हैं आगे। तो ये नोट हो गया क्या रदरफोर्ड के बारे में जो बातें यहाँ लिखी हुई है? नोट हो गया हो तो बताओ जल्दी। आगे बढ़ूं मैं? नोट हो गया पूरा? जल्दी बोलो। यस सर। सब लोग बोल दो। सबका नहीं हुआ हो फिर हमको देखना पड़ेगा। आई बिलीव सबका हो गया हो, अगर नहीं हुआ है तो बात करनी पड़ेगी। डन, बढ़ते हैं आगे। तो ये मॉडल की बात चल रही थी, अब हमें कुछ कुछ बातें यहाँ पे मेंशन करनी होगी, उसके बारे में डिस्कशन को आगे बढ़ाना होगा। मैं वो डिस्कस करता हूँ आपसे। रदरफोर्ड ने सिर्फ इतना ही कहा होता तो बात अलग थी, एक्चुअली रदरफोर्ड ने आगे भी बहुत, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। और सब लोग अगर समझ गए हो तो मैं बढ़ता हूँ आगे। चलो सब लोग लिखो आगे। देखो, रदरफोर्ड प्रपोज, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन। रदरफोर्ड, किसी को नहीं सुनाई दे तो मुझे बोलना, ठीक? बोलो, लिखो, रदरफोर्ड प्रपोज एन एटम। अभी तक जो मैंने शेयर किए थे उतना आप लोग लिख चुके हैं, मैं मानता हूं। उसके बाद मैं बोल रहा हूं, आगे लिखिए। रदरफोर्ड proposed an atom consists of highly Rutherford proposed an atom consists of highly dense positively charged particles. Highly dense positively charged nucleus. Rutherford proposed an atom consists of highly dense positively charged nucleus where most of the mass of an atom, where most of the mass of an atom, where most of the mass of an atom is concentrated. Mass of an atom is concentrated and negatively charged electron revolved around nucleus. Negatively charged electrons revolve around the nucleus.
So can you repeat? हाँ, मैंने बोला Rutherford proposed an atom consists of highly dense positively charged nucleus where most of the mass of an atom is concentrated and negatively charged electrons revolve around the nucleus. ठीक, देखो, just like planets revolve around, just like planets revolve around the sun. अब मन में सवाल आ रहा है बहुत सारा, तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा, तो जवाब हमको थोड़ा ढूंढना। देखो क्या है, ठीक से समझना तो समझ में आएगा, अच्छे से दिमाग में लगाओ। क्या बोला मैंने? रदरफोर्ड ने कहा कि भाई थोड़ा सा पहले तो वो मॉडल एक बार फिर सामने लाया जाए, तो दैट सबको क्लियर रहे कि चल क्या रहा। स्क्रीन फिर से एक बार लाते हैं सामने, और ये देखो बात जो यहाँ पे है वो बस ये है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसने सबसे पहले एक नया वर्ड दिया, इसका नाम हम लोग रखते हैं न्यूक्लियस। देखो, उन्होंने हमें एक नया वर्ड दिया जिसका नाम हम लोग रखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड उन्होंने ही सबसे पहले यूज। तो न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जगह जहाँ पे पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, डेंसाइज्ड है, वहीं पे रखा हुआ है, और बाकी का एटम का जो पार्ट है वो पूरा हॉलो है। जैसे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सबको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिख रहा है? इसमें ज्यादातर हिस्सा क्या है बताओ? हॉलो है, खाली है, और पूरा का पूरा मास एक जगह पे सेंट्रोनॉइड, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, और उस कॉन्सेंट्रेटेड वाली जो जगह है उसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रदरफोर्ड वाली थ्योरी 1911 में आई थी। उस साल तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने किया, तो न्यूट्रॉन के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं था। तो गलती से भी उन्होंने सही बात कही कि पूरा का पूरा मास वहीं होता है, तो आगे चल के लोगों ने ये कहा कि न्यूट्रॉन भी वहीं रखो, क्योंकि पूरा मास के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये बात पे हम बाद में बात करेंगे, उन्होंने गलत बोला सही बोला इस पर हम बात करेंगे आज ही क्लास में। पहले तो इसकी मेन बात। फिर उन्होंने एक और बात कही, वो कह रहे थे कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, अच्छा उन्होंने एक और बात कही, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? तुम लोग मनी मन सोचो, कैसे कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेगा? इसका जवाब उन्होंने दिया कि ठीक वैसे ही जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते। सोचो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको एनर्जी कौन देता? कभी तुमने अर्थ से पूछा है कि अर्थ को एनर्जी कौन देता है जब उस सन के चारों ओर घूमता है? तुम ऐसे कितने लोग हैं जिसने कभी इस बारे में सोचा? बताओ, आओ जरा डिस्कशन करते हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स द न्यूक्लियस, तो मन में आया होगा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिरता? अब मन में सोच के बताओ, इतने सालों से अर्थ भी तो घूम रही है, किसके चारों ओर? सन के। तो अर्थ कभी थक के गिर क्यों नहीं जाती? क्या है उसके घूमने का राज और खत्म न होने वाली एनर्जी का राज? कौन बताएगा हमारी क्लास में? कोई है जो इसके बारे में कुछ बताना चाहता है? बोलो, अरे बोलो। सर सेंट्रीपिटल देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो समझाते हैं, सही कह रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अगर आंसर है तो वो है अर्थ और सन के बीच में उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। सच तो ये है कि उस कंडीशन में अगर तुमको भी रख दिया जाए तो तुम भी घूमते रहो। रीजन ये है कि वहां एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचता है। बिकॉज सन हैवी है, अर्थ कम हैवी है, तो अर्थ जो है सन की तरफ चला जाए, तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो सेंटर की ओर लगे। उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सन को, इलेक्ट्रॉन अर्थ को सन की तरफ, अगर अर्थ को गिरने से बचना है तो अर्थ को भी एक फोर्स लगाना, और हम देखते हैं कि अर्थ नहीं गिरती, तो हम ये अज्यूम करते हैं
कि अर्थ भी उसके इक्वल और अपोजिट एक फोर्स लगा रहा है, और जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये स्टोरी कुछ ऐसी है जैसे तुमने किसी को कभी साइकिल चलाते देखा है राउंड राउंड? तुम्हें से कितने लोग हैं जो साइकिल चलाने जानते हो? सब लोगों को आता है? टेल मी, कितने लोगों को साइकिलिंग आता है? बताओ भाई, फिर ये बात हो पाएगी यार। अच्छा, आता है, बहुत लोगों को साइकिलिंग आता है, चलिए बहुत बढ़िया। तो तुमने कभी राउंड राउंड साइकिल चलाया है? राउंड राउंड ऐसे चलाया है? बताओ। तो कभी तुमने ब्रेक मारा है साइकिल चलाते चलाते? एकदम राउंड राउंड चला रहे हो, एकदम से ब्रेक मारे हो? कभी मत मारना, गिर जाओगे सेंटर की तरफ। तुमने फील किया है कभी, जितना क्लोज राउंड लोग है तुमको उनको एहसास हुआ कि कोई तुमको सेंटर की ओर खींच रहा है? वहां पे तुम्हारे मास और अर्थ के मास के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। दुनिया में कोई भी चीज जब सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसको एक फोर्स सेंटर की ओर खींचती है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका नेचर बदलता है। अब अर्थ पे हम साइकिल चलाते हैं तो इसका नेचर ग्रेविटेशन होता है, फोर्स का नेचर। जब सन के चारों ओर अर्थ घूमती है तो वहां भी इसका नेचर ग्रेविटेशन। लेकिन जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो उसका नेचर वहां पे ग्रेविटेशन ना होके इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है। कौन सा फोर्स होता है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे सन अर्थ को अपनी ओर खींचता है। और जो काम अर्थ वहां पे करती है वही काम इलेक्ट्रॉन यहाँ। अर्थ भी तेज तेज चलती है। तुमने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जिस दिन अर्थ रुक जाएगी उस दिन सन के अंदर चली जाएगी। सुना है तुमने बात? ये सिचुएशन वैसी है जैसे साइकिल चलाते चलाते अगर तुम रुक गए तो तुम गिर जाओगे। वैसे ही अगर अर्थ घूमते घूमते रुक गई तो अर्थ भी सन में चली जाएगी। और इलेक्ट्रॉन अगर रुक गया तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में। तो सच तो ये है कि जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन। उन दोनों के बीच में खींचने वाला भी ग्रेविटेशन है, और नेचर ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही उनको हर साइकिल के बाद, हर रिवॉल्यूशन के बाद वापस से वो एनर्जी मिलती है, तो फिर नया चक्कर लगाते हैं। जब तक उनके अंदर ग्रेविटेशन रहेगा तब तक अर्थ घूमता रहे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है तब तक उसका नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक, तब तक इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। ये बड़ी बात, बड़ी सोच की बात। और रदरफोर्ड को ये बात, उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है और गिरने से बचता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो लगाने वाले को पता नहीं होता, दूर बैठा आदमी सोचता है। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो और नहीं गिर रहे हो, मैं बाहर से देख के बोलूंगा कह रहे तुम गिर क्यों नहीं रहे हो? तो वैसे राउंड राउंड घूम रहे हो और गिर क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मेरे को नहीं पता, मुझे तो लग रहा है कि तुम नहीं गिर रहे हो, मतलब तुम भी एक फोर्स लगा रहे हो। और मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई तुम कोई फोर्स लगा रहे हो, तो तुम कहोगे नहीं सर मैं तो साइकिल चला रहा हूँ। तो चलाने वाले को नहीं पता है, लेकिन दूर बैठा एक आदमी इमेजिन कर रहा है कि ये वो फोर्स लगा रहा है। अगर वो फोर्स लगा नहीं रहा है तो बचा कैसे? ऐसे फोर्स को फिजिक्स में स्यूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स और बैलेंसिंग फोर्स, और इस केस में इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दो तरह के फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सुन रहे हो सर? कितने तरह के फोर्सेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं? दो तरह के। एक सेंट्रीपिटल, और ये मैं तुम्हें उनकी बात कह रहा हूँ जिन्होंने हम लोग को एक थ्योरी बताई। ये रदरफोर्ड ने बताया। हालांकि बहुत विरोध हुआ था, बहुत लोगों ने अपोज किया था, पर जो सच है वो सच है। लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो। इलेक्ट्रॉन electrons balance, देखो इलेक्ट्रॉन balances the balances the effect of centripetal force by applying a pseudo force
by applying a pseudo force. The name is मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दो वर्ड है, नेम इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कैसे लिखते हैं? सेंट्रीपिटल ऐसे लिखते हैं, लोग लिखो सेंट्रीपिटल की स्पेलिंग और सेंट्रीफ्यूगल की स्पेलिंग, ठीक, दो वर्ड यूज किया गया। इसका मतलब ये है बोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसको सेंटर की ओर एक फोर्स, जो सेंटर की ओर फोर्स खींचती है उसको ही हम लोग सेंट्रीपिटल। इसका नेचर अलग अलग होता है, इस केस में इसका नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। और सिंस इलेक्ट्रॉन गिरने से बचता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी इक्वल और अपोजिट एक फोर्स लगा रहा है, इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल। जब तुम सर्कुलर पाथ पे घूमते हो और कोई तुम्हें सेंटर की ओर खींचता है तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल, उसका नेचर अलग अलग हो सकता है। और अगर तुम गिरने से बच जाते हो इसका मतलब तुम भी एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, इसका नाम रखा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक बैलेंसिंग फोर्स है, कई लोग इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जो लगाने वाला है उसको पता ही नहीं, जब कभी लगाने वाले को ना पता हो ऐसे फोर्स को फॉल्स फोर्स, स्यूडो फोर्स, या कई बार इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस। तो स्यूडो फोर्स भी कह सकते हो, बैलेंस फोर्स भी कह सकते हो, इन सबका मतलब वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान। बट मैं आई मस्ट टेल यू कि ये जो वर्ड, ये सब बातें मैं तुमसे कर रहा हूँ, उस जमाने में बहुत अलग बात, और मुझे मानना पड़ेगा कि वो रदरफोर्ड ने ज्यादातर बातें काफी ठीक कही। उनकी थ्योरी के लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफी अच्छी बातें कही थी, काफी यूजफुल बातें कही थी, और मैं बोल सकता हूँ कि उनका बहुत काम की चीज की। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो मुझसे डिस्कस कर सकते। किसी को भी लग रहा है कि मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क एनीथिंग। इज दैट ओके टू ऑल ऑफ यू? सर आपने वो स्टेटमेंट बोले तो रिपीट कर सकते हैं? कौन सा स्टेटमेंट? इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द इफेक्ट। अच्छा हाँ, मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड या अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन balances the effect of centripetal force by applying a pseudo force which is known as centrifugal force. By applying a pseudo force which is known as centrifugal force. Let me tell you, pseudo force जो है, centrifugal को हम pseudo force भी कहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो इसको बैलेंसिंग फोर्स भी कहते हैं। बिकॉज मैंने बैलेंस ऑलरेडी यूज कर लिया था तो मैंने इसको pseudo force। ठीक, ये रदरफोर्ड कह रहे हैं, काफी अच्छी बात थी और काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार लोगों को पता चला कि न्यूक्लियस जैसी चीज भी दुनिया में होती है, वरना लोग कभी सोच ही नहीं पाते। वो तो थॉमसन के उस मॉडल से ही खुश थे। खैर कोई नहीं, इट्स ओके। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, उस वक्त लोग न्यूक्लियस में डूब गए, उनको लगा एक नई चीज मिल गई, न्यूक्लियस मिल गई। कुछ सालों बाद लोगों को उससे दिक्कत होने लगी। क्या दिक्कत थी, मैं उस पर आऊंगा। दिक्कत मिलनी ये थी कि उस जमाने में एक नया थ्योरी पहले से थ्योरी चल रहा था। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने एक थ्योरी चलाई हुई थी, पहले से वो चल रही थी, और वो थ्योरी असल प्रॉब्लम थी हमारी। तो रदरफोर्ड को उस थ्योरी से दिक्कत थी और वो रदरफोर्ड की थ्योरी के लिए गड़बड़। तो लिख लो, इनफैक्ट लिखो ड्रॉबैक्स एवरीबॉडी। अच्छा, इससे पहले कि तुम लोग ड्रॉबैक लिखो, ये बताओ, ये पूरा लिख लिया ना तुम लोगों ने, यहाँ जो लिखा था सब कुछ? रदरफोर्ड मॉडल की सब बातें लिख ली ना तुम लोगों ने? अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिए? नो सर। सर एक बार रदरफोर्ड का स्टेटमेंट रिपीट करो ना। कौन सा स्टेटमेंट जो मैंने दिया था?
अच्छा ये रुदरफोर्ड्स पहले, का। अच्छा चलो पहले ये सबने लिख लिया है जो बातें यहाँ पे लिखी गई है। नो सर। पहले ये लिखो, Yes. जल्दी करो, ये लिखना जरूरी है, फिर स्टेटमेंट। पहले ये लिखो फटाफट। बोलो क्या आगे। यस सर। हाँ तो मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ जिन लोगों ने नहीं लिखा। एक स्टेटमेंट दिया था मैंने कि रदरफोर्ड प्रपोज्ड एन एटम consists of highly dense positively charged nucleus where most of the mass of an atom is concentrated. When I'm saying most of the mass of concentrated, the neutron भी अगर आगे चल के डिस्कवर हुआ तो इसमें आ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन is also responsible for mass. So most of the mass of an atom is concentrated, and negatively charged electron revolves around the nucleus, just like planets revolve around the sun. ये लिखो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब तो सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो लेट्स डू दिस। सो देखो, अब मैं तुम लोगों को लिखवाया था एक बार ड्रॉबैक्स की किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में लिखते हैं। तो ड्रॉबैक क्या था वो भी लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में और एक दो बात करेंगे। इसका ड्रॉबैक्स लिखो सर। एक थ्योरी थी, जैसे कि मैंने कहा पहले ही, मैक्सवेल की, वो मैं लिख देता हूँ, लिख लो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बहुत ही पुराने साइंटिस्ट थे, बहुत पुराने, जिनकी बहुत सारी थ्योरी चल रही थी और उससे दिक्कत थी। एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग भी है, घूम भी रहा है, और चार्ज भी है, will emit electromagnetic radiation.
ठीक है, चलो will emit electromagnetic radiation. As a result, electron will follow spiral path and will collide with nucleus. ऐसा वो मानते थे, पता नहीं सच में। वो कहते थे कि कॉमन सेंस वाली बात थी कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूमेगा तो बार बार अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे धीरे वो सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगा, स्पाइरल पाथ पे आएगा। स्पाइरो समझते होगे तुम, कुछ ऐसा। ये स्पाइरो होता है, एक दूसरे से मिला हुआ। तो कह रहे थे वो स्पाइरल पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर ना होकर वो स्पाइरल होगा। मतलब ये हुआ कि पहले ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऐसे से घूम रहा है, थोड़ी देर तो घूमेगा, बाद में वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे, और एक दिन उनकी एनर्जी ऐसा करते करते वो एक दिन न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। तो एनर्जी लूज होती रहेगी तो सर्कुलर पाथ पे घूम नहीं पाएगा, स्पाइरो हो जाएगा, और बाद में न्यूक्लियस से टकरा। देख लो जरा, बट इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, एटम सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इस चीज को अगर ध्यान रखें, इसका मतलब ये मॉडल में गड़बड़ है कि ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं है। सो it cannot explain stability of nucleus. लिखती चलो, it cannot explain stability of nucleus. बराबर लिख लो। सो अगर इलेक्ट्रॉन गिर ही जाए तब तो बड़ी दिक्कत है, तब तो ये आपका जो मॉडल है ये स्टेबिलिटी ही नहीं बता रहा। ये मैक्सवेल पुराने साइंटिस्ट से चला रहा है, हम बाद में बताएंगे तुम्हें कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या। तभी हम तुम्हें बताते चल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम बेचारे को आ रहा है वो मैं तुम्हें बताते चल रहा हूँ। फिर पहला ड्रॉबैक, सबको ड्रॉबैक समझ में आया क्या? ये मेजर ड्रॉबैक था और दिक्कत सबसे ज्यादा इसी से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुश करेगा ना? हाँ लेकिन ये थ्योरी भी एक थ्योरी थी, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आएगा ये एक्सप्लेन रदरफोर्ड ने नहीं किया। वो बस ये कह रहे थे कि जैसे अर्थ घूम रहा है सन के, ये बोल के वो निकल रहे थे। तो ये लोग ये कह रहा था कि अर्थ जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक चार्ज है, और चार्ज पार्टिकल जो घूमेगा उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अर्थ वाला एग्जाम्पल ये लोग मानने को तैयार नहीं। कौन नहीं मानने को तैयार थे? मैक्सवेल एंड कंपनी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या थी, हम बाद में बताएंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ, वो तुम्हें बाद में बताएंगे। अभी तुम्हें बता रहा हूँ कि उस वक्त के लोग इस बात को मान नहीं रहे थे, बाद में देखेंगे कि कौन सही कह रहा था। ठीक है? यस सर। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बाद में क्लियर हुई, बाद में समझ में आया कि रदरफोर्ड ही ठीक बोल रहे थे और ये जो भाई साहब है मैक्सवेल यही कुछ। लेकिन चलो ये बाद में होगा, अभी तो जो आ रहा है उसको लिखना। मतलब रदरफोर्ड की प्रॉब्लम क्या थी ना, उसने न्यूक्लियस एक्सप्लेन किया उन्होंने, अब फिर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कभी। उन्होंने बोला देख लो, तुम लोग को जो मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, खत्म, देख लो। बड़ा आश्चर्य होगा तुम लोगों को कि बोर ने कुछ नया किया है, उसने रदरफोर्ड के ही सारी थ्योरी को हूबहू डाल दी। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि बोर्स जो थ्योरी है वो
रदरफोर्ड की थ्योरी का ही एक्सटेंडेड वर्जन, और ये भी मानता था। सब कुछ उसने रदरफोर्ड ने उठाया, बस ये वाला जो मैक्सवेल वाला पॉइंट है ना, उसको उसने एक्सप्लेन किया, वो भी अपनी मदद से नहीं, एक और थ्योरी आई थी उसकी मदद से। मैं आऊंगा उसके बारे में बताऊंगा, फिर इंटरेस्टिंग बातें होंगी। अभी तो मैं बस बता रहा हूँ कि उस जमाने में बेचारे को दिक्कतें क्या है। ठीक, यस सर। रदरफोर्ड यही नहीं रुके, उन्होंने और भी कुछ बातें की। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में और भी एक दो बातें की, वो भी हम करते हैं। उन्होंने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को लेकर भी कुछ कुछ कहा। हालांकि वो कहा करते थे कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 9 के बराबर है। लेकिन 9 के बराबर होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बाद में उसको और ठीक किया गया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a टू द पावर 1/3। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो ये हो जाएगा R0 a टू द पावर 1/3, जहां पे a उस जमाने में उन्होंने एटॉमिक नंबर बोला था जब बोर की थ्योरी आई थी, सॉरी रदरफोर्ड की। बाद में इसको थोड़ा ठीक किया गया और दुनिया में बताया गया कि a एक्चुअली मास नंबर। सो अगर तुम्हें मास नंबर पता है तो काम हो जाएगा। और R0 जो था उसका नाम रखा गया रदरफोर्ड कांस्टेंट। लिखते चलेंगे रदरफोर्ड कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लिखनी चाहिए हम लोग को। इस फर्स्ट रेडियस में काम आएगा 1.1 into 10⁻⁻15 मीटर। यह हाइड्रोजन के केस में बिल्कुल काम आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर एक ही तो होता। तो तुम ये भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस, सुन रहे हो, क्या सकते हो? तो मतलब इससे न्यूक्लियस का रेडियस निकालते थे। हाँ, इससे न्यूक्लियस का रेडियस निकाला जा सकता है। अगर तुमको मास नंबर पता है, R0 की मदद नहीं दिया, जब कभी तुमसे कोई न्यूक्लियस का रेडियस पूछे तो तुम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ओके सर। अब जब रेडियस आ गया तो लोगों ने न्यूक्लियस की डेंसिटी भी निकाल ली बहुत बार, और भी डिस्कशन किया गया। एक और बात है जो यहाँ पे काम की है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर भी कुछ बातें उन्होंने कही थी। मैंने एक डिस्कशन किया था जब मैं कह रहा था कि जब ये अल्फा पार्टिकल आके टकराता है तो वो अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट होता है। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को लेकर भी कुछ कुछ बातें कही गई है जो हमें देखना पड़ेगा। सो जो डेरिवेशन हो रहा है, एंगल जो आ रहा है, जो उसके साथ टकरा रहा है, उसके लेकर भी हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। सो इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, एक बात और मैं याद दिला दूं पहले उस पूरे मैटर को, तो मैं इसको बता पाऊंगा। ये लिख लिया सब लोगों ने क्या यहाँ तक? सबने नोट कर लिया? ये बहुत जरूरी चीज है, इस पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं जस्ट इसको कराते चलूंगा। देखो एक बार वापस मैं वो दिखा देता हूँ जिससे तुमको याद आ जाए कि डिफ्लेक्शन क्या है। ये देखो, सब लोग ध्यान से देखो। डिफ्लेक्शन मतलब ये है, यहाँ देखो, दिस इज डिफ्लेक्शन। ये जो ऐसे मोड़ा ना, ये दिस इज डिफ्लेक्शन। सो रदरफोर्ड कहा करते थे कि ज्यादातर लोग आर पार निकले हैं, बहुत कम लोग हैं जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, उसमें भी ज्यादातर जो डिफ्लेक्ट हुए हैं वो बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। सो डिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो बहुत कम है। ओनली फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, और उस फ्यू में भी जो सबसे कम है, जो ज्यादातर डिफ्लेक्शन वाले हैं, उनकी एंगल बहुत कम है। वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद हाई एंगल्स,
कुछ ही लोग थे जो ज्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, बहुत कम लोग, और उसी में एक या दो ही पार्टिकल था जो 180 से रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिस एंगल से जा रहा था उसी से वापस। मतलब ये हुआ कि पहले तो ये समझना है कि डिफ्लेक्ट होने वाले लोग कम हैं, फिर क्या समझना है जल्दी बताओ? उसमें भी ज्यादा कम कौन लोग हैं भाई? उसमें भी ज्यादा कम वो लोग हैं जिनका जो हाँ लिखा था कहाँ पे, हाँ, उसमें से भी ज्यादातर वो लोग हैं जिनका जो बहुत कम एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम लोग हैं जो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। मतलब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल को एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से अगर दिखाया जाए तो एक उल्टा सा बात होगी, यानी बहुत कम लोग हैं जो इस पे जाएंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा था, एक बार फिर ले देता हूँ, लिख लो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एक बार इसको डिस्कस कर लिया। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ, एक रिलेशन है जो उन्होंने बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड, डेविएटेड मतलब अपने रास्ते से जो डेविएट हुए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट एंगल थीटा, जो मैंने अभी तुम्हें एंगल दिखाया, एट एंगल थीटा। अब देखो ये जो थीटा है उसके बारे में बात होगी। अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल इज लेट करके ले चलता हूँ, लेट इज कैपिटल एन, सपोज ये जो एन है जो थीटा वाली एंगल से घूम रहा है, तो एक रिलेशन होगा जो बहुत काम का है, 1/sin4 θ/2। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा तुम जानते हो, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, sin 0 sin 1 ऐसे sin 30 sin 90, तो sin 0 डिग्री कितना होता है बताओ जरा? सर जीरो। sin 0 डिग्री कितना होता है? 0 हाँ? 1 sin 0 डिग्री 1 होता है? सर जीरो। 0 होता है। 0 होता है। तो sin 0 से 90 तक जाओगे तो क्या होता है? बढ़ते जाता है ना। तो मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग कैसे हैं जो 0 डिग्री से डेविएट हुए, इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल उनकी ही ज्यादा है। तो ये जो वैल्यू है ये उल्टा सा है, मतलब पार्टिकल की संख्या कम है जो हायर एंगल से मूव किए। ज्यादातर लोग जो डेविएट हुए हैं वो 0 डिग्री से हुए हैं या थोड़ा बहुत से। सो ये ध्यान रखना है। तो एक बात मैं जस्ट बता देता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, इसका मीनिंग सिंपल ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा। मतलब ये कि अगर थीटा की वैल्यू घटती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा लोग 0 डिग्री वाले होंगे, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब साफ है, ऐसे लोग जो हायर एंगल पे डेविएट हुए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और ऐसे लोग जो लोअर एंगल पे डेविएट हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पब्लिक को समझ में आई क्या बात? यस सर। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रदरफोर्ड, नथिंग एल्स। ये कुछ रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सो कोई आपसे पूछ सकते हैं कि जो लोग डेविएट हो रहे हैं तो उनके बारे में कुछ आइडिया है? तो तुम बता सकते हो कि हाँ आइडिया है मुझे। बहुत कम लोग थे जो हायर एंगल पे डेविएट हुए, ज्यादातर लोग कम एंगल से डेविएट हुए। इसलिए अगर थीटा वो एंगल है जिससे डेविएशन हुआ है और नंबर ऑफ पार्ट, तो अगर वो घटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, और थीटा अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल। सो हायर एंगल पे डेविएट करने वाले लोग या तो नहीं थे या न के बराबर। क्लैरिटी आ रही है सबको? यस सर। ठीक, ये मैं कुछ कॉमन बातें बता रहा हूँ जिसकी जरूरत हम लोग को पढ़ने वाली कुछ बातें होती है जो बतानी पड़ती है क्योंकि काम आता है।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं वो लिखो सब लोग। सो इस तरह से हम लोगों ने रदरफोर्ड डिस्कस कर लिया। रदरफोर्ड की बातें हमको समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से अगर ये सबने नोट कर लिया हो तो बता दो एक बार, ये सब काम की बातें मैंने बता दी है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा वो तो सबको ध्यान ही है। तो देखो ये जो अभी जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था उस पर कोई छोटा मोटा सवाल आ सकता है, ए वाला जो बताया था a to the power 1/3। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना और सीधा सा फॉर्मूला पुटिंग सवाल आएगा और यू कैन सॉल्व। मैं यहाँ पे एक दूसरी बात की तरफ चलता हूँ। तो थ्योरी को फिलहाल में थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ क्योंकि समय कम है। ठीक है, अब मुझे जो बातें आप लोगों से डिस्कस करनी है उस पर आता हूँ। सबसे पहले मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो सब लोग एक बार देखेंगे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सबको देखना होगा। कितने लोगों ने अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना है? सबने सुना है, बताओ। आप सबने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना है, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। ये देखो सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब गौर से देखो, जब कोई लाइट, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है लाइट जब चलती है तो कोई भी जो वेव है वो ऐसे चलती है। देखो सामने लिखा हुआ वेव ऐसे चलता है, ये जो लिखा है। तो वेव जब चलती है तो उसके अंदर करोड़ों लाखों पार्टिकल्स होते हैं जो चलते हैं, उसी को वेव कहते हैं, मूवमेंट। जैसे कैथोड रेज के बारे में भी तुमने देखा तो इलेक्ट्रॉन्स का बंच होता है, वैसे अलग अलग रेज अलग अलग चीजों के बंच होते हैं, बंच तो होते हैं। तो लेकिन जब ये वेव चलती है तो देखो, बिकॉज इसके अंदर चार्ज पार्टिकल भी बहुत सारे होते हैं, और जब चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता होगा। तो मान लो कि अगर ये पार्टिकल, ये जो वेव है, अगर ये ऐसे चल रहा है, यूं चल रहा है, दिस इज द वेव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तीन बातें। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब कोई चार्ज यहाँ रखोगे जिसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होगा, अब जब कोई और चार्ज उसके पास लेके जाओगे तुमको फील होगा कि कोई है जो मुझे अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, उसको ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो अगर उसका डायरेक्शन इस तरफ है, यूं जो यहाँ पे दिखाया गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको हम लोग दिखाना है, अब जब चार्ज पार्टिकल चलता है दुनिया में, जब भी चार्ज पार्टिकल में मूवमेंट आती है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाता है। उल्टा भी होता है, मैग्नेट को जब मूव करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर अगर लोगे जिसके अंदर करंट जा रहा है तो वो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाते हैं, वो मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाती है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नो डाउट, अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो अगर ये एक्स जेड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई की तरफ जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा होगा, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। जैसे देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर ऐसे एक दूसरे पे ऐसे परपेंडिकुलर होंगे। तो लेट्स से ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे E से दिखाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली B से दिखाते हैं। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो तीसरा वाला है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा। ये जो रेडिएशन जिस तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो तीसरा वाला जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इट्स D फॉर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो तुम देख सकते हो कि एक्स वाई जेड में होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों
एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तभी उनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडी सब लोग, ये बात समझ में आई? यस सर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। कुछ ऐसा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इन तीनों में एक दूसरे पे हमेशा वो परपेंडिकुलर है, ये फिक्स। ठीक है, अब इसके बारे में और दूसरी बात क्या होती है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमको जानना चाहिए। जैसे ये देखो, ये जो वेव चलता है तो इनके दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रप्स और जो क्रेस्ट होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। सो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स एंड जो ट्रप्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अब वेव जब चलेगी तो उसके स्टेप्स तो वेवलेंथ ही होंगे ना भाई। वेव जब भी चलती है तो उनके स्टेप्स तो वेवलेंथ होते हैं, यही तो होंगे। सो इधर ये ऊपर वाले दो मिल रहे हैं या नीचे वाले दो मिल रहे हैं, इनको हम लोग कहेंगे लैम्डा। इसको लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा पढ़ते हैं, लेकिन ये होता वेवलेंथ। सो दिस इज वेवलेंथ। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? वेव में टू कॉन्जिक्यूटिव जो क्रेस्ट होते हैं, ट्रफ होते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम वेव कहते हैं, सॉरी वेवलेंथ कहते हैं। यूनिट वेवलेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर कुछ भी ले लो। तुम जानते ही हो मीटर क्या है, सेंटीमीटर भी समझते ही हो, नैनोमीटर में समझा देता हूँ। 10⁹9 मीटर को 1 मीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर। और पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर, इसको 1 पिकोमीटर है। एंगस्ट्रॉम में लिखो, 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर। क्लैरिटी आ रही है क्या सबको? तीनों बातें समझ में आई? वैसे भी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में भी निकाले जा सकते हैं, नैनोमीटर में भी, पिकोमीटर में भी, एंगस्ट्रॉम में। इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम। ये नैनोमीटर, ये पिकोमीटर। सबको क्लियर हुआ ये बात? यस सर। सो वेव के बारे में हमने ये सीखा कि वेव के अंदर जो है, वेव जो होता है, दो बातें बताई मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रप्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने का यूनिट मीटर, नैनोमीटर, ये सब हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? अब आते हैं दूसरी बात पे। सब लोग देखो, ये जो दूसरी चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है उसको एक बार देखने की जरूरत है। ये वेवलेंथ के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, उनमें पहला नाम है फ्रीक्वेंसी। सब लोग देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वो जो वेव, अभी तुमने वेवलेंथ देखा था, 1 सेकेंड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने वेवलेंथ क्रॉस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। चलो ध्यान से देखो, लिखना भी है। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड
इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ऐसे दिखाते हैं, ये वी टाइप का लिखा हुआ है, इसको पढ़ते न्यू है। क्या पढ़ते हैं? न्यू, लिखते वी टाइप। सो अगर वेव है तो उसका वेवलेंथ होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है। बोलो सब लोग, समझ में आया? है ना? तो तुम लोग ने पढ़ा होगा 9th में, जस्ट एक बार रिवाइज करा। यूनिट जो होता है फ्रीक्वेंसी का, वो सेकंड इनवर्स होता है या हर्ट्ज भी होता है, एक ही बात। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ। कैसे? सोचो जरा भाई, अगर वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा तो एक सेकंड में बहुत कम वेव ही पास हो पाएगा, लेकिन अगर वेवलेंथ छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो एक सेकंड में बहुत सारा वेव पास होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। सो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटाओगे तो तुमको मिलेगा कि ये जो म्यू होता है वो इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, और ये जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आपको पता ही है वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको भी लिख लो फ्रीक्वेंसी के साथ। सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम बीच में से प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या पूरी क्लास को वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी समझ में आए? यस जब वेव चलता है तो टू कंसेक्यूटिव जो क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हम वेव लेंथ कहते हैं। एक सेकंड में जितना वेवलेंथ पास होता है पर्टिकुलर पॉइंट्स, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबको क्लियर? बाकी ये दोनों बातें आसान है, वेलोसिटी समझते हो। लीनियर डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है वो वेलोसिटी हो गई, और 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने वेवलेंथ निकलेंगे वो वेव नंबर होता है। इसलिए वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/λ। 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो, उसके अंदर जितने वेव लेंथ निकलेंगे, मान लो वेवलेंथ 0.1 है तो 1 सेंटीमीटर बाय 0.1 कर लो, 10। 0.01 है 100। सो 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर में जितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स निकलेंगे उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। ये जितनी बातें यहाँ लिखी है वो तुम लोग समझ गए? यस सर। चाहो तो फोटो खींच लो यार, कोई बात नहीं है, बट ये 3 चीजें तुमको पता होनी चाहिए। वेवलेंथ, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्लियर है? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ क्रेस्ट और अ ट्रफ इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना दूर वेव जाते हैं, वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो वेलोसिटी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में लेते हैं इसको। और 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितने वेव्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने वेवलेंथ्स होते हैं, उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। तो फार्मूला बन गया 1/λ। तो याद रखना है वेव नंबर का फॉर्मूला 1/λ हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/λ हो गया, भूलना नहीं है। अब इससे पहले कि क्लास खत्म हो, तुम में से कोई मुझसे पूछ सकता है, आज अभी जितनी बातें हमने पढ़ी, मेनली हमने रदरफोर्ड ठीक से पढ़ा। यू कैन आस्क मी, किसी को कुछ भी लग रहा हो, दिक्कत या डाउट, कुछ पूछना है किसी को? बोलो, किसी को कुछ भी पूछना है, लग रहा है सब पूछने की जरूरत है, बात कर सकते हैं तो बोलो। Anyone wants to ask anything? बोलो। चलो डन, वेरी गुड। चलो थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी देर से हमारे साथ बैठे रहे, बातें पढ़ाई लिखाई कितनी देर चली, 2 घंटे। हालांकि कुछ हमारे हीरो बहुत देर पहले ही भाग जाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब इतना एंटरटेनमेंट तो ला नहीं पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा सा ऐसा है, और अगर उसमें अड़ेंगे तो टॉपिक ही खत्म नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। वीक में हमारी एक ही दिन क्लास होती है तो हमें सीरियस पढ़ाना तो पड़ेगा। तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत है, तो ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बाय।